दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अमर उजाला और दैनिक जागरण के पहले पन्ने की आज की खबर पढ़ के मन काफ़ी दुखी हो गया और हतप्रत भी हो गया मैं। जी हाँ, रतन टाटा जी अब हमारे बीच नहीं रहे। एक विजनरी, एक लेगेसी, और मैं उनसे सबसे ज़्यादा तब प्रभावित हो गया था जब उन्होंने कॉमन आदमी के सपनों में भी आम आदमी में के लिए कार बना दी थी। जी हाँ, इंडिका कार। और उस समय वो कार कहीं ना कहीं बहुत ही कुछ ना कुछ घाटे पे ही बनी थी, लेकिन वो सपना उन्होंने साकार कर दिया था कि भाई एक निम्न मध्यवर्ग या मध्य वर्ग का आदमी जो है वो सपना देख सके और उसकी भी एक कार हो सके। तो इस तरह एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो अक्सर मुनाफे इत्यादि में हमेशा सोचता है, उसके द्वारा ये सोच आम आदमी के लिए रखना, और वो कार जी नहीं, इंडिका नहीं, नैनो थी। चलिए ठीक है, बहुत से और भी विविध पहलू हैं उनके। एक पहलू तो ये है कि जितने वो प्रोफेशनल थे उतने ही वो एक आम आदमी के भी तरह जो गलतियां आम आदमी करता है अपने यूथ में करता है, तो उसको भी वो एक्सेप्ट करने और बताने से नहीं हिचकते थे। वो उन्होंने ही एक बार शायद कहा था कि एक यूथ में अक्सर होता है, आदमी प्यार मोहब्बत में कुछ समय बर्बाद कर देता है, कुछ समय उसका कोई चीज़ में मन नहीं लगता और भी चीज़ें एक्सप्लोर करता है। तो एक जो प्रोफेशनलिस्ट और एक कैरियर की तरह जो हम लोग हमेशा बहुत से शीर्ष पदों में भी बहुत उसमें लोग पहुंचते हैं जो फोकस्ड रहते हैं, तो उस अप्रोच के भी नहीं थे। जी हाँ, यही उनकी विविधता थी। एनवायरनमेंट के प्रति सजगता उनकी इस बात से भी समझ में आती है कि शायद एक डेलीगेशन के साथ जर्मनी के एक रेस्टोरेंट में थे वो, और उन्होंने खाना, उनके सब लोगों ने खाया, बहुत सा खाना छूट भी जाता है, उन्होंने बिल भी पेमेंट कर दिया था। तो वहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट और भी लोग, वहाँ का कुछ सिस्टम ऐसा है कि आप खाना नहीं छोड़ सकते, वेस्ट नहीं कर सकते। तो वहाँ पे शायद टाटा जी या उन्होंने किसी ने पूछा कि हमने तो पेमेंट कर दिया है, फिर अब ये फ़ाइन और इत्यादि ये सब क्यों, ऐसी कुछ चर्चा उठी। बहुत चीज़ें मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, बहुत चीज़ें जो सोशल मीडिया से, इंटरनेट से, न्यूज़ से जो सुनता आया हूँ, तो उसमें बहुत चीज़ें एकदम कुछ ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो उसके लिए क्षमा करिएगा। तो वहाँ पे जवाब क्या मिला जर्मनी में कि ठीक है, पैसा आपका है, लेकिन ये जो रिसोर्स है ना, ये कम्युनिटी का है, वो किसी और के भी तो काम आ सकता था। तो ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए कि पैसा तो कागज़ पे छप सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है, उससे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस यूज भी हो सके, लेकिन रिसोर्सेस का वेस्टेज, उनका विध्वंस नहीं होना चाहिए। जहाँ ज़रूरत है वहीं विध्वंस उनका होना चाहिए ना। ये चीज़ें आप अपने जीवन शैली में आप लागू कर सकते हैं। तो वही जानवरों के प्रति प्रेम जो है वो रतन टाटा जी का ही नहीं, उनके शायद JRD टाटा जी के ही समय से चला आ रहा है। जिस समय उनका पुराना घर था, पुराना जगह थी, वहीं से हुई जानवरों के, खासकर आवारा कुत्तों के प्रति उनका एक स्नेह और प्रेम रहता था। और ये उनकी तरक्की के साथ कैसे जुड़ता चला गया, तो एक घटना इंटरनेट पे पड़ी थी कि वहीं पे जब एक बहुत बड़ा ऑफिस आज टाटा सन्स का हो गया मेन सेंटर मुंबई में, तो वहाँ पे एक जापानीज कंपनी, शायद मित्सुबिशी के कोई हेड आए हुए थे, बहुत बड़ी कंपनी है। और वो जब गेट पे आए तो एकदम डर गए कि इतने सारे कुत्ते और सब देखकर, वो सब स्ट्रे डॉग्स ही थे। तो एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेट के यहाँ, एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेट का ही एक आदमी आता है और उसका स्वागत कुछ इस तरह से हो जाएगा, तो वो अनजान रह गए। और उनके लिए, उस मुंबई के स्ट्रे डॉग्स के लिए, और जो फैसिलिटीज़ वहाँ उन्होंने डेवलप की है, जो भी बातें हैं सब मैं सुनता आया हूँ, कहीं गलत हो तो माफ़ करिएगा, और बातें अगर सही हो तो और अच्छे ढंग से और वीडियोज़ के ज़रिए उनकी मेमोरी पे बताइएगा। ऐसी बेंगलोर में MSc इंजीनियरिंग प्रोग्राम में मैं कभी था, वो पूरा नहीं हुआ, वो बात की बात है वो जर्नी, लेकिन उसकी भी नींव और उसको भी शुरुआत में प्रोत्साहन और सब कुछ जो था
वो JRD टाटा साहब ने ही शायद रखा था, और उस मैदान में उनकी एक मूर्ति भी है जहाँ मुझे याद है। जी हाँ, अक्सर एक अपने सीनियर SBTI के सिद्धार्थ ढोडी जी हुआ करते थे, और एक और सीनियर हैं और मित्र है अभिषेक दुबे जी। ये सब लोगों के साथ हम वहाँ उस फ़ोटो के नीचे खड़े हो जाया करते थे, तो गौरवान्वित फील करा करते थे। टाटा ने जितना ही मतलब औद्योगिक वर्ल्ड में और आज़ादी के समय और जो भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इत्यादि, और टाटा के वो इंजन, वो ट्रक के कार, ये जो नाम बढ़ाया वो तो बढ़ाया ही टाटा ने, टाटा सन्स ने कहिए आप। पहले वो शायद ट्रस्ट हुआ करती थी, लेकिन उसके उतने ही सोशल सेक्टर्स में बहुत अच्छे काम हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, अब बेंगलुरु की बात तो है ही, जो एक मुंबई में टाटा का जो कैंसर का हॉस्पिटल है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की रिसर्च, अर्बन प्लानिंग, डेवलपमेंट, डेमोग्राफिक्स, पॉपुलेशन इत्यादि पे स्टडीज़ हमेशा से प्रभावित करती हूँ। मैं बहुत से कॉलेजेस में पढ़ा लिखा, और जब मन उब गया तो चला भी, हट भी गया, लेकिन एक वही संस्थान छूट गया था आज मेरे सपनों में, कि जहाँ मैं कुछ करना या कुछ समय बिताना चाहता था। तो इसी तरह आप शायद, अब तो बनारस में भी टाटा का एक कैंसर इंस्टीट्यूट खुला है शायद, और भी हेल्थ सेक्टर और दूसरे, मतलब किसी भी दूसरे कॉरपोरेट की तुलना में टाटा ने जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और चैरिटी, वो हमेशा मतलब वो लेगेसी बनी रही, और रतन टाटा साहब के समय में वो बहुत अच्छे से और उभरती भी आई। हमेशा कॉरपोरेट जो होता है चुनी हुई सरकारों के साथ हमेशा लय में चलता है, लेकिन जब भी कभी लगता था कि सही बात बोलनी है, तो जी हाँ, एक जो दूसरे उद्योगपति शायद वो भी अब नहीं रहे, जी हाँ, बजाज साहब के साथ तरह वो भी कभी कभी बहुत ही वोकल हो जाया करते थे, लेकिन बहुत ही सेलेक्टिव, बहुत उसके वे में। तो ये जो अंदर से जो ये बल आता है ना, जब आप पूरी तरह से पैसे के नहीं, जबकि आपके बिजनेस में, आपके फंक्शंस में एक इथिकल इशू भी जुड़ा होता है, और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देश के लिए भी समझते हैं, और देश के सपनों के साथ आप उसको बढ़ाते भी हैं और देश को भी आगे ले जाते हैं। ये आत्मबल हमेशा से टाटा में, या जो भी टाटा सन्स के मातहत लोग रहे, वो हमेशा से रहा। उम्मीद है उनके बाद भी, रतन टाटा जी के बाद भी ये लेगेसी चलेगी। आमतौर पर मैं कॉरपोरेट के ज़्यादा पक्ष में नहीं रहता हूँ, ज़्यादा उनकी बड़ाई नहीं करता हूँ ना, लेकिन जब टाटा की बात आती है तो थोड़ा सा सम्मान इसलिए भी बढ़ जाता है कि इंजीनियरिंग के समय, या और भी जब भी जॉब सेक्टर्स में जब भी मैं लोगों को देखता हूँ कि जब वो नौकरी में जाते हैं और टाटा से जुड़े हुए होते हैं, जब भी उनसे कोई लोग मिला होता हो, तो हमेशा पता हो कि उनकी जॉब्स क्वालिटी और उनके विज़न जो रहता है, उनकी जॉब और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वो कोई भी दूसरे अन्य जो कॉरपोरेट हैं, खासकर अब नाम लेना उचित नहीं, जॉब क्वालिटी बेटर रहती है, करियर डेवलपमेंट बेटर रहता है। यही नहीं, वो जो लड़के बच्चे हैं जो जॉब कर रहे हैं उस संस्था में, उनके एजुकेशन, उनके करियर डेवलपमेंट के लिए भी टाटा काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं और काफ़ी खर्च करते हैं। तो वो कोई भी एक सरकारी जॉब से आप उसकी तुलना टाटा की जॉब को कर सकते हैं। हाँ, ऑफकोर्स वहाँ पे इफ़िशियंसी और इत्यादि का भी ख्याल किया, करियर डेवलपमेंट और प्राइवेट सेक्टर की रिक्वायरमेंट है उसका भी ख्याल किया जाता है, लेकिन और भी दूसरी कॉर्पोरेट जॉबों की तुलना में स्ट्रेस कम पाया जाता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ का विशेष ख्याल दिया, मतलब रखा जाता है। तो टाटा एक आइडियल कॉर्पोरेट मॉडल मुझे दिखता है, और अब क्या कहें, अब नहीं रहे, लेकिन उनकी लेगेसी हमेशा रहेगी। एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है एक लंबा जीवन। अक्सर हम कहानी आनंद फिल्म का डायलॉग सुनते हैं, जी हाँ, सत्य हिंदी पे सिनेमा संवाद में मैं सुन रहा था शिबा असलम फहमी जी को कि लाइफ बड़ी नहीं, लाइफ बड़ी होनी चाहिए। आनंद फिल्म का डायलॉग था, जी हाँ, राजेश खन्ना साहब का था। लेकिन लाइफ बड़ी के साथ साथ अगर लाइफ लंबी हो तो वो बहुत बड़ा अनुभव भी देती है। 86 साल की उम्र एक लंबा अनुभव एक देती है, और हमेशा यादों में वो रहेंगे। और यहीं से थोड़ा मैं चीज़ें आज के संदर्भ में एक दूसरी पर्सनालिटी भी अब अपने प्रोफेशनलिज्म और
अपने उससे अब बाहर आ रही है। तो टाटा जी के बहाने ही मैं उनको वो अभी भी है हमारे भी और लंबे समय तक रहेंगे, याद करना चाहूँगा। जी हाँ, लीगल ऑब्जर्वर में रस्तोगी जी को सुना था, मनोज रस्तोगी जी को सुन रहा था मैं कि, और ला चक्रा की भी रिपोर्ट कि सीजीआई साहब अब रिटायर होने वाले हैं 10 नवंबर को, और 11 नवंबर को उनका बर्थडे है। जी हाँ, जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब, हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश साहब, तो एक भावुक हो गए थे भूटान में। एक शायद लॉ कॉलेज का एक सेमिनार था, स्पीच थी, वहाँ बोलते हुए कि आजकल थोड़ा सा एंजाइटी बड़ी होती है और सोचता हूँ कि मैंने एक भारत की चीफ जस्टिस के नाते मेरा आकलन क्या होगा, इस विषय में मैं सोचता हूँ। तो मुझे इस संदर्भ में कुछ चीज़ें जोड़नी है और आज ऐसा मौका आ गया। एक्चुअली मैं आज जो एपिसोड बनाना था उन्हीं पे बनाना था, लेकिन जब रतन टाटा जी की न्यूज़ आई तो फिर मैं अब चीज़ें रिलेट कर रहा हूँ। चाहे मेरी जानकारी जो है वो 65 साल की उम्र जब उनकी हो जाएगी तो वो रिटायरमेंट नेचुरली हो जाता है, लेकिन रतन टाटा जी की आज उम्र देखते हुए मैं कामना करता हूँ कि उससे भी लंबी उम्र उनकी हो। और जिस हिसाब की चीफ जस्टिस साहब की नॉलेज है और कल्चर की उनकी जो अपने देसी कल्चर की समझ है, उसके बावजूद विविधता में जो उनकी रुचि है, और जिस हिसाब से हमेशा लिबर्टी फ्रीडम के लिए वो प्रोत्साहन देते आए, और बहुत से जटिल केसों में भी जहाँ स्टेट ने काफ़ी पहराबंदी कर दी कुछ लोगों पे, तो एक मतलब सही समय पे उन्होंने एक्शन लेते हुए भी इंडिविजुअल लिबर्टी का डिसीजन सुनाए भी। कुछ लोग अभी भी उम्मीद कर रहे हैं और उनकी उम्मीद जाया नहीं जाएगी, मुझे उम्मीद है। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बेल के लिए नहीं तरसेगा, बेल जो है वो रूल है और बाकी जेल जो है एक्सेप्शन है। और ये काफ़ी उन्होंने लोअर जुडिशरी में मैसेज देने की भी कोशिश की है, लेकिन वो खुद लोअर जुडिशरी को तो नहीं संभाल सकते हैं। खैर, ये तो एस्पेक्ट है ही। असली बात, भारत के मुख्य न्यायाधीश साहब का जो आकलन है वो वर्तमान नहीं करेगा, वर्तमान कभी करना भी नहीं चाहिए, करता भी नहीं है, क्योंकि वर्तमान जो ओत प्रोत रहता है, जिनके पक्ष में चीज़ें होती हैं वो बहुत बोलते हैं, उनके पक्ष में बोला जाता है, आकलन हो जाता है, विरुद्ध जाती हैं तो क्रिटिसिज्म होता जाता है। एक्चुअली में कार्यकाल का वास्तव में जो निचोड़ निकलता है और न्यूट्रल एनालिसिस जो निकलती है वो इतिहास ही करता है। जी हाँ, जब कार्यकाल पूरी तरह से बीत जाता है। इस समय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की वो लाइनें याद आती हैं कि लाख उनके अच्छे कामों के बीच में जब बड़ी बड़ी कहानियाँ बड़ी जो भ्रम फैलाया गया, तो बस उन्होंने इतना ही कहा कि हिस्ट्री जो रहेगी उन्हें उम्मीद है कि वो ज़्यादा काइंडर रहेगी। इस संदर्भ में मैं बस यही जोड़ना चाहता हूँ कि इतिहासकार का नज़रिया भी बहुत डिपेंड करता है, और जो वर्तमान की उथल पुथल शांत हो जाती है ना, तो गहरी लकीरें जो मुख्य न्यायाधीश साहब ने अपने फैसलों में खींची, जब वो और उभर के सामने आएंगी तो इसका इतिहासकार अपने नज़रिए से उनको देखेगा। कुछ इतिहासकार कभी ना फिर से ऐतिहासिक संविधान सभा है उनको इमेजिनेशंस में फिर से जनरेट करेंगे, और उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से भारत के मुख्य न्यायाधीश कहाँ खड़े हैं, वो ऐतिहासिक संविधान सभा जो रिपीट नहीं हो सकती, लेकिन इमेजिनेशंस में, थॉट एक्सपेरिमेंट्स में ज़रूर इतिहासकार की हो सकती है, और उनको वो अपने समय से और चीज़ों जो चल रही वैसे वो आकलन करने की कोशिश करेंगे कुछ इतिहासकार। भविष्य में जो चुनौतियां हैं, क्लाइमेट चेंज इत्यादि की, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इत्यादि की, राइट्स की अप्रोच के संदर्भ में हम कहाँ खड़े हुए, इंस्टीट्यूशंस पे कितना जोर दिया, इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस पे। एक्चुअली में इंस्टीट्यूशंस पे उन्होंने आउटकम पे नहीं चिंता की, जैसा वो बोल रहे थे, उन्होंने प्रोसेसेस पे हमेशा ध्यान दिया। और प्रोसेसेस पे क्या बोलते हैं कि प्रोसेस जब तक रहेंगे तभी तक इंस्टीट्यूशंस, प्रक्रियाओं का जब तक पालन होगा तभी तक इंस्टीट्यूशंस की मजबूती ही रहेगी। ये किसी भी इंस्टीट्यूशंस के लिए बात सही है। हाँ, बिल्कुल इंस्टीट्यूशंस की प्रक्रियाएं बहाना ना हो जाए, बहुत ही ज़्यादा लेट लतीफ़ी की रिजल्ट का कोई मतलब ना हो, और दूसरी तरफ ये भी इंस्टीट्यूशन की प्रक्रियाएं के तहत जो एकाएक न्याय की प्रक्रिया चल पड़ी है वो भी ठीक नहीं है।
लेकिन ये प्रक्रिया बहाना ना हो जाए प्रक्रियाओं को क्या बोलते हैं भूल जाने का, क्योंकि प्रक्रियाओं के तहत ही सही न्याय, सही चीज़ें और जस्टिस हो पाता है। तो प्रक्रियाओं पर जो उन्होंने विशेष ध्यान दिया, उनके अलग अलग जजमेंट्स में हम देख सकते हैं। मैं किसी इंडिविजुअल जजमेंट का नाम लेना नहीं चाहूँगा। और उन प्रक्रियाओं के तहत एडमिनिस्ट्रेशन या दूसरे लोग और भी जो संवैधानिक पदों पे लोग जुड़े रहे अलग अलग, उन्होंने उन प्रक्रियाओं को किस तरह, क्या उनका अनुपालन किया कि नहीं, तो क्रिटिसिज्म उन पे ज़्यादा जाएगा, जस्टिस चंद्रचूड़ पे। इतिहास जो रहेगा वो हमेशा उनके पक्ष में ज़्यादातर रहेगा, मुझे उम्मीद हमेशा दिखती है। फिर अब ये बात आती है कि बस एक ही महीना तो बचा है, तो एक ही महीना जो बचा है, तो फिर मुझे भारत के पूर्व जस्टिस, जी हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित साहब की याद आ जाती है, जो बहुत ही छोटे से कार्यकाल में उन्होंने बहुत त्वरित डिसीजंस लिए। और जो संवैधानिक बेंच जो अक्सर अब हम सुनते हैं चंद्रचूड़ साहब के नेतृत्व में, उनकी जो रूपरेखा तैयार की कि बेंच एक न एक कम से कम रन होती रहे, जस्टिस यूयू ललित साहब की ही देन है। और सबसे बड़ी बात कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने तुरंत कोई जॉब, उनको तुरंत वो कहीं शामिल नहीं हुए, तो एक उनकी इंटीग्रिटी को भी दिखता है। और समय बचाने के लिए, बिना मतलब हम चीज़ों में उलझे ना, तो अयोध्या जजमेंट के और भी केसेस सुनने से उन्होंने रोक लगा दी। तो कभी उस हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं शायद आधा कार्यकाल या एक महीने का कार्यकाल, एक तिहाई कार्यकाल, जो भी, जैसा मुझे याद नहीं है, अभी भी जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब का है। और जब भी हम सोच रहे होते हैं कि एक लंबा कार्यकाल है, बहुत सारी संवैधानिक बेंचें और बहुत सारी इंडिविजुअल बेल्स फ्रीडम और लोक अदालत इत्यादि में जो उन्होंने काम किया, टेक्नोलॉजी के प्रति जो काम किया ताकि रीच बढ़े जनता के बीच में, तो जब एक लगता है कि बहुत कार्य हो चुका है, अब बैटरी उस तरह से इतना कार्य करने के बाद फिर से वही 99.9% तो चार्ज नहीं हो सकती ना। लेकिन फिर भी जब ऐसी स्थिति में भी क्या बोलते हैं, जब आदमी इतना अपने विषय में या अपने कार्यों के विषय में एक वो सोच रहा होता है, चिंतित होता है, तो बहुत कुछ रह जाता है। और बहुत कुछ रह जाने पता लगता है कि समय कम है, और जितना वर्क अभी तक उन्होंने अपने कार्यकाल में किया है, लगभग 2 साल के कार्यकाल में अब 1 महीना बचा है, कहीं उससे ज़्यादा वर्क 15-20 दिनों में हम देखने को पा सकते हैं। कुछ ऐतिहासिक जजमेंट, जी हाँ, प्रॉपर्टी के विषय में 9th बेंच का जजमेंट, लिक्वर के विषय में जहाँ स्टेट और उसका रेवेन्यू का है, अभी रिव्यू पिटिशन बहुत से उन्होंने खारिज की, बहुत सारी और मामलेज हैं, कोलकाता का मामला है, एक सब कुछ है। तो बहुत सारे कार्य जो हैं वो 15-20 दिनों में, सबसे रिचेस्ट पीरियड जो है मेरे उम्मीद में भारत के मुख्य न्यायाधीश साहब का आने वाला है। और वो इसीलिए चिंता है, एंजाइटी है कि अभी गोल्डन पीरियड जो है कितना जनता के राइट्स के साथ, एक्चुअली बात, एक पार्टी हमेशा स्टेट होती है जनता के विरुद्ध, और स्टेट हमेशा मजबूत होती है, तो जनता के साथ वो किस हद तक दिखते हैं, मेरी तरफ से ये उम्मीद है। और इसी तरह से वास्तव में स्टेट की मजबूती डेमोक्रेटिक फैब्रिक में भी एक तरह से न्यायपालिका रखती है। न्यायपालिका का ये रोल, भारत उनकी जो स्पेशल शक्तियां हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है 142 के तहत, तो वो भारत के संविधान निर्माताओं ने जो कभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कभी रिपीट नहीं हो सकती, उस समय, उस जुदा समय में कर लिया था। बड़ा हैरत अंगेज, बड़ा आश्चर्यचकित करती है। निश्चय ही कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म रहेगा, रहना चाहिए, होगा, इतिहास वो भी करेगा, लेकिन हमारे चीफ जस्टिस साहब बहुत ही मजबूत हैं और एक लंबा जीवन मैं उम्मीद करता हूँ, और एक नई चीज़ राइट्स के विषय में, पर्यावरण के विषय में ना, और बहुत सी चीज़ों में जो हमेशा छूट जाते हैं, उन सेक्टर के विषय, सामाजिक विषय में हम चंद्रचूड़ साहब को अपने जीवन में देखेंगे और प्रभावित होते रहेंगे। इसलिए मैं मायूस नहीं हूँ। तो उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत दुखी हो गया था मैं आज जब रतन टाटा जी नहीं रहे, तो दूसरी तरफ क्या बोलते हैं, एक उम्मीद फिर से, आप जब हमारे एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी और प्रोफेशनल पर्सनालिटी, और हम सबके प्रिय चंद्रचूड़ साहब भी 1 महीने बाद जब रिटायर हो जाएंगे प्रोफेशनल जीवन से अपने,
तो फिर एक नई पारी की उम्मीद इसी बहाने मैं करता हूँ। हाँ अच्छा, इलेक्शंस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बीजेपी को भाई बधाई कि उन्होंने टफ इलेक्शंस हरियाणा का जीत लिया, चाहे स्ट्रेटजी कहिए चाहे जो करिए जो भी कहिए। तो मोदी जी और अमित शाह की जो की जोड़ी थी, तो वही कांग्रेस और एनसीपी को बधाई कि वो मोदी जी को सपने को पूरा नहीं होने दिए। जम्मू कश्मीर में कुछ एक बड़ा मैसेज भी उन्होंने दिया। तो पक्ष विपक्ष की राजनीति चलती रहती है। और रही हरियाणा की टिपिकल बात करें तो राहुल गांधी जी को फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी जी की बात एकदम साफ है। वो जब उन्होंने कमांड ली थी लोकसभा इलेक्शंस में और उन्होंने बहुत चीज़ें कंट्रोल की थी, लेकिन विधानसभा इलेक्शंस में वो कभी भी कमांड नहीं करते हैं। और छत्रप जब भी मध्य प्रदेश जैसी वो गलतियां करेंगे और चीज़ों को साथ लेके नहीं चलेंगे उस हिसाब से, अन्य दलों को भी एस्पिरेशंस होती है। आम आदमी की भी है, पार्टी की भी है, या अखिलेश यादव जी की भी है, या उद्धव ठाकरे जी की भी है, एनसीपी की, बहुत से दलों की, ममता बनर्जी की भी है। तो कांग्रेस जब तक स्पेस नहीं देगी उनको, तो कहीं ना कहीं उनको और स्पेस दिया जाना चाहिए, तो रिजल्ट और अच्छे आएंगे। लेकिन ये छत्रपों को सोचना है। विधानसभा इलेक्शंस में राहुल गांधी प्रेशराइज नहीं करते, एक बार कह के खामोश हो जाते हैं, इसीलिए बहुत सारे आधे समय वो इलेक्शन से गायब भी रहे। तो जब तक ये नहीं सीखेंगे तो थोड़े थोड़े चीज़ों से हरियाणा का इलेक्शन चला गया। और मध्य प्रदेश में तो बड़ा डिफिकल्ट हुआ था, लेकिन महाराष्ट्र में मुझे पूरी उम्मीद है कि बिना किसी लेट लतीफ़ी के कांग्रेस जो है वहाँ पे खुद वहाँ जो तिकड़ी है, जो महाविकास अधिकारी है लोकल लेवल पे, वो बहुत समझदार है। और शरद पवार जी के रहते कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। रही उद्धव ठाकरे जी की बात, तो जो उनके साथ इधर उधर हुआ है महाराष्ट्र की जनता समझती है। निसंदेह उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र का इलेक्शन लड़ा जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैसेज कुछ महाराष्ट्र से उभर के आएगा, इसमें राहुल गांधी जी को ज़्यादा उसमें बोलने की ज़रूरत नहीं जान पड़ती है। तो वही ईरान इजराइल के विश्व के परिदृश्य में मैं देख रहा हूँ तबाही हर जगह मची है। और इंडिया जो है बहुत ही मतलब अच्छी पोजीशन में है। अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध है, इजराइल के साथ भी, ईरान के साथ हमारे सिविलाइजेशनल रिलेशंस है, रसिया हमारे सुख दुख का साथी है। तो उम्मीद है कि भारत का वो रोल आएगा फिर से इतिहास में, भारत एक अच्छी पोजीशन में होगा। और इधर कुंभ मेला की तैयारी चल रही है। कुंभ मेला एक साइंटिफिक तरीके की ओर योगी जी मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर्वेक्षण आईआईटी भी कर रही है, भीड़ प्रबंधन भी हो रहा है, ये सब भी न्यूज आती है। और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होगा, पर्यावरण का ध्यान भी है। बाढ़ देखिए, बाढ़ की समस्या इलाहाबाद, इसीलिए विस्तृत मैदान है। तो इसलिए मैदान और हमारे जो पानी के क्षेत्र में हमें ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। आगे क्लाइमेट चेंज के साथ सब कुछ देखनी चाहिए और प्लान बी के साथ एक अच्छा मेला हम देख सकते हैं। योगी जी का जो सपना है वो और अच्छे तरीके से चलेगा। उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। रतन टाटा जी को याद करते हुए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सर।